देखिए साइकोलॉजी में अपन आगे एक सिद्धांत पढ़ते हैं जो कि सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके कई नाम हैं। ये आई.पी. पावलोव ने दिया था। इसके प्रतिपादक थे आई.पी. पावलोव, प्रतिपादक थे आई.पी. पावलोव। आई.पी. पावलोव है वो इसके प्रतिपादक थे। इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच एंड पावलोव। ये इनका क्या नाम था, पूरा नाम था। अब ये कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, और ये कुछ चीज़ें इनके बारे में बहुत करते हैं। जैसे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के और भी कई नाम हैं, वो उपनाम मैं आपको बता देता हूँ कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का लिख लो एक। इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसे इसके कई सारे क्या हैं, उपनाम हैं। अब देखो इसमें मेन बात है क्या, ये कौन आदमी था, आई.पी. पावलोव कहाँ के थे। ये मूल थे रूस के थे, रूस के थे। ठीक है, और इन्होंने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया था। और अपने कुछ सिद्धांत दिए थे कि यार इंसान सीखता कैसे, पालतू कुत्ते पर प्रयोग करके। ठीक है ना, पालतू कुत्ते की भी जो लार होती है, लार टपकती है, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, और इनके जो सिद्धांत दिए थे उनको शिक्षा में लागू किया गया, एजुकेशन में। और शिक्षा में लागू किया था लेस्टर एंडरसन ने। लेस्टर एंडरसन ने इनके सिद्धांतों को किस में आरोपित कर दिया, मतलब कहाँ उपयोग कर लिया, शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत को उपयोग कर लिया था। और ये और क्या थे, ये मिलिट्री हॉस्पिटल, जो सैनिकों का हॉस्पिटल रहता है, उस मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या थे, ये एक डॉक्टर थे। मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। इन्होंने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया था। और 1904 ईस्वी में इनको शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। किनको, आई.पी. पावलोव को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र का, चिकित्सा के क्षेत्र का, क्योंकि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया था, रिसर्च किया था। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया, किस प्रकार से किया, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे एक कुत्ता था, ठीक है ना, कुत्ते की क्या किया, यहाँ पे गर्दन में एक वो लगा दी, पाइप लगा दी। और तो गर्दन में पाइप लगा के और उसको एक डिब्बे में ऐसे लगा दिया कि कुत्ते के जब लार आए तो वो लार उस नली के माध्यम से नीचे आए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 सिचुएशन बताई। इन्होंने 3 सिचुएशन क्या बताई वो मैं बताता हूँ। उन्होंने केस फर्स्ट लिया और उन्होंने कहा कि जब कुत्ते के सामने भूखा था कुत्ता, और जब उसके सामने भोजन रखा गया तो उसने लार टपकाई। क्या टपकाई, लार, लार टपकाई कुत्ते ने। ठीक, तो मतलब ये एक स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक था। और इसके लिए स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई कि कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। ठीक है, और स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस रखा गया तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आया। ये स्वाभाविक चीज़ है। भूख लगी तो उसने भोजन रख दिया, और भोजन रखते ही क्या टपका दी उसने, लार टपका दी। केस फर्स्ट उन्होंने ये किया। अब उन्होंने दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार बताता हूँ। आप एक बार थोड़ा सा ये नोट करो ना, अब मैं बताता हूँ, स्पेस हो जाएगी। बनेगी
आप लिख नहीं रहे? अच्छा, ये लिख लेंगे, इनका आप काम ले लोगे। अच्छा, ये इस सिद्धांत का नाम है क्लासिकल थ्योरी। नोट कर लिया? सभी ने कर लिया? ठीक। श्रवण लिखो। हाँ, लेस्टर एंडरसन ने इनका जो सिद्धांत था ना, उनसे जो सिद्धांत दी, थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को एजुकेशन में अप्लाई किया, शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। ये लिखा हुआ मिलेगा, आप रफली नोट कर लो। आप एक पे को उस दिन वाला भी भेजना है आपको, अभी भेज देंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या हो। ये किसमें काम करे हो रानी? हाँ, ये कौन सा है? अब क्या हुआ, पहले उसने इस प्रकार किया, दूसरे केस में उसने काम करना शुरू किया। उसने एक घंटी लगाई, घंटी को बजाता, उसके बाद में कुत्ते के सामने क्या रख देता? भोजन। और कुत्ता क्या कर देता? लार टपका देता, लार टपक जाती उसकी। ठीक है, मतलब उसको एक कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब अनुबंधित उद्दीपक, मतलब ये तो है ना, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी देना शुरू किया। ठीक है, भोजन के साथ। ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। अब इसके पूरे नाम आप यहाँ से समझ जाओगे। इसको अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक, और इसको कहते हैं अनानुबंधित अनुक्रिया। अनुक्रिया। और फिर ये देता तो इसको ये अनकंडीशन रेस्पॉन्स होता। क्यों? क्योंकि ये भोजन की वजह से ही लार टपका रहा है, भोजन की वजह से ही तो टपका रहा है लार। अब उसने क्या किया, ये प्रयोग बार बार किया, घंटी बजाई, सिर्फ 5-10 सेकंड का अंतराल रखता और सामने रख देता भोजन। अब कुत्ते को पता चल गया कि जब घंटी बजाई जाती है तब भोजन मिलता है और देन लार टपकाता है। तो फिर ऐसे किया उसने, काफ़ी दिनों तक ऐसे किया, 5-7-10 दिन तक ऐसे किया। ऐसे करते 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 उसने क्या किया, घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं, और कुत्ते ने क्या टपका दी? लार टपका दी, क्योंकि उसको लगा कि भाई भोजन आने वाला है, तो उसने लार टपका दी। तो ये कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया। अब जो लार टपक रही है, लार टपकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अस्वाभाविक है, लार टपकना अस्वाभाविक है, क्योंकि घंटी की वजह से लार टपक रही है, घंटी की वजह से। और भूख तो पहले से ही लगी है, टपका तो नहीं रहा है वो, जैसे ही घंटी बजाई उसने लार टपका दी। मतलब ये अनुबंधित उद्दीपक है, यह स्वाभाविक नहीं है। और इस घंटी के लिए लार आना भी स्वाभाविक नहीं है। कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं है दुनिया में जो घंटी बजाने पर लार टपकाता है, लेकिन इसके साथ क्या हो चुका है? अनुबंधन हो गया, अनुबंधन हो गया, अनुबंधित अनुक्रिया है, अनुबंधन हो चुका है, इसके साथ बंध गया वो, अनुबंधन हो चुका है, ये अनुबंधित अनुक्रिया दे रहा है, ये अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है,
अब इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी क्यों कहते हैं? क्योंकि कुत्ते का घंटी के साथ क्या हो चुका है? अनुकूलन हो रखा है, तो इसलिए इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये उसने प्रयोग किया, फिर प्रयोग अभी जारी रखा, उन्होंने प्रयोग अभी जारी रखा, प्रयोग जारी रखा, फिर घंटी बजाते गए, भोजन देते ही नहीं। एक दिन घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसका अनुकूलन तो हो रखा है, अनुबंधन हो चुका है, अनुकूलित हो चुका है वो इस घंटी के साथ। तो एक दिन घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, दूसरे दिन घंटी बजाई, भोजन ही नहीं दिया, मतलब बाद में कभी दे देता, लेकिन उस समय नहीं देता, घंटी बजाता। तो ऐसा बार बार करने पर थोड़े दिनों बाद कुत्ते ने, उसने घंटी बजाई, कुत्ते ने लार टपका ही नहीं, तो पता है फालतू में बजा रहा है, भोजन वोजन तो कुछ देगा नहीं। तो इसे बोलते हैं विलोपन। इसे क्या बोलते हैं? विलोपन। अर्थात यदि आप बिना स्वाभाविक उद्दीपक के अस्वाभाविक उद्दीपक ही सिर्फ बार बार प्रस्तुत करते हो, उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक नहीं देते हो, तो जो आपका अनुबंधन हो रखा होता है, जो आपका अनुकूलन हो रखा होता है, उसका क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है। फिर क्या हुआ? फिर उसने कुछ नहीं किया, उसने मतलब कंटिन्यू भोजन देता, घंटी वंटी वाला सिस्टम हटा दिया। फिर एक दिन उसने अचानक से घंटी बजाई, घंटी बजाते कुत्ते ने लार टपका दी, क्योंकि पहले एक बार सिस्टम हो रखा था ना। तो ये चीज जो उसने अचानक अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया प्रस्तुत की, इसको बोलते हैं स्वतः प्रकटीकरण। अर्थात तो कई बार गुण ऐसे होते हैं जो विलोप हो रखे होते हैं, लेकिन अचानक से जब कभी दोहरान होता है तो वो वापस प्रकट हो जाता है। अब इसमें दो चीज और आती है, एक आती है सामान्यीकरण और एक आता है विभेदीकरण। ये क्या चीज है, इसके बारे में भी समझा देते हैं आप। सामान्यीकरण ये है कि जब उस कुत्ते का ये हो रखा था, ये घंटी बजाता, लार टपकाता, घंटी बजाता और लार टपकाता, ठीक है ना, और यहाँ पर जब घंटी बजाता, भोजन देता, लार टपक रही थी, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो उस समय क्या होता कि वो जब घंटी बजाता, कुत्ते को पता रहता कि अब भोजन देगा, ठीक, उसी समय मान लो कोई बच्चा चल रहा है, पास में साइकिल लेके जा रहा है, उसने घंटी बजाई, कुत्ते ने लार टपका दी, क्योंकि उस अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते जितने भी उद्दीपक हैं उनके प्रति भी वो वैसी ही क्या दे रहा है? अनुक्रिया दे रहा है। समझ में आई बात? घंटी बजा दी, अब मान लो वैसी कोई घंटी है, वो दरवाजे पर लगी हुई है घड़ी, वो घंटी, अब मान लो कुत्ते को भोजन देने का टाइम, भूख लग रही थी अच्छी खासी, कोई मेहमान आया, घंटी बजाई टंग टंग, उसने लार टपका दी, तो ये चीज क्या कहलाती है? सामान्यीकरण। लेकिन काफी दिनों तक जब ऐसा चलता रहा सामान्यीकरण कि कहीं कोई टाबर घंटी बजा दे तो वो लार टपका दे, भोजन तो आता कौन है, भोजन तो जब वो घंटी बजाता और फिर बाद में भी ने भोजन देता, ठीक है ना। कई बार उससे मिलती जुलती, वो सीढ़ियों से ऊपर आता उसको भोजन देने, तो सीढ़ियों की वो पदचाप है, वो पैरों की आवाज सुनाई देती, और उसको बाद में वो घंटी बजाता और वो भोजन दे देता, ठीक है। तो वो कई बार सीढ़ियों पर आता, तब तक ही वो लार टपका देता। तब उसको धीरे धीरे क्या हुआ, कुत्ते को पता चला कि देख ये बच्चा घंटी बजा रहा है ना, आपंग को नहीं, बाहर गेट पर घंटी बाजी है ना, बाबी आपंगी को नहीं, वो इवान आईपी पावलो बजावे ना घंटी, आ घंटी आपंग। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो संबंधित सिमिलर टाइप के जितने भी अनुबंधित उद्दीपक थे, सीएस थे, उनके साथ उसने क्या कर लिया, मतलब विभेदीकरण करना सीख गया, उसको उनके बीच का डिफरेंस मालूम चल गया, इसको क्या बोलते हैं? विभेदीकरण। तो ये चीज है भाई, ये इसका सिद्धांत है। अब थान लागे कि इस सिद्धांत को कहाँ सीखने में थी, क्या है नहीं, इन बहुत कुछ है। जी हाँ, एक मास्टर लेस्टर एंडरसन वो शिक्षा क्षेत्र में लागू करियो, क्यों टाबरा रोज रोज ठोकनी जरूरी को नहीं, क्यों एक दिन जचार कूटो डंडो लिया, 2 दिन ठोको बढ़िया, तीजोड़ दिन की नहीं करना, लिया टेबल में डंडो रख दो, टाबर सब चुप, क्योंकि अभी डंडा साथ कहीं हो चुके हैं, अनुकूलन हो चुके हैं, अनुकूलन हो गए ना बच्चे का। अब आपने काफी दिनों तक ऐसे डंडा रखा, अरे फेर चाय में करे थे, खाली यार डंडो रख दो, विलोपन हो जाएगा। बस डंडो लानी बंद कर दियो, एक दिन रीस में नार खाली डंडो रखियो, अब थे 1-2 दिन डंडो ले ताजा कुटिया, तीसरे दिन या चौथे दिन डंडा की जगह कोई पाइप लिया रख दो, तो भी बच्चा चुप।
अब धीरे धीरे थे डंडो ले आओ एक दिन कूटो, पाइप ले आओ एक दिन कौन कूटो, पर डंडो ले आओ एक दिन मानो बिना बे नहीं माने। तो उसने कहा कि आप बच्चों का कई चीजों के साथ अनुकूलन कराओ, उसे ए फॉर ऐसे सिखाओगे, ABCD ऐसे कम सीखेगा, लेकिन उसको एप्पल बॉय ऐसे सिखाओगे तो वो ज्यादा सीखेगा। समझ में आई बात? बोले कि चीजों को जोड़ जोड़ कर सिखाओ, इससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो इस प्रकार लेस्टर एंडरसन ने इसका, और उसने कहा कि आप आदतों का निर्माण भी कर सकते हो और बुरी आदतों को मिटा भी सकते हो। भाई कोई आदत ऐसी है जिस पर बच्चे को आप क्या कर रहे हो, मान लो किसी आदत को आप किसी चीज के साथ आप अनुकूलित कर दो, जैन समझ लो कोई बच्चों है तो माँ का नहीं माखन सोए, माँ का नहीं माखन सोए, माँ बिना सोई को नहीं। अब माँ की ज्वाइनिंग आने वाली है थोड़ा दिन घटे, अब बच्चा सुलाना मुश्किल हो गया, धीरे धीरे आधी रात हो जब तक तो माँ बैठ सुतरा के थोड़ी देर वहां तक क्यों लगा दे मार जगह, तो बच्चों धीरे 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 माँ की पर शिफ्ट हो जाए तो क्या पर समझ में आई? और समझ में आई को नहीं टाबरन राख नहीं सीखो। हाँ इस प्रकार से कई देखते हैं वो अंगूठा वगैरह ज्यादा चूसते हैं तो उनको कुछ वो ऐसा दे देते हैं रबड़ का, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट। तो मतलब कोई आदत है तो उसको मिटा भी सकते हैं, और किसी चीज की आदत नहीं है तो आदत लगा भी सकते हैं, ये भी इसमें। तो आप इस चीज को थोड़ा लिख लो। और बाकी और एजुकेशन के फील्ड में इसका बहुत यूज है, बुरी आदतों को मिटाना हो, अच्छी आदत से कनेक्ट करना हो, किसी चीज को जोड़कर पढ़ाना हो, अनुकूलन हो जाता है। जैसे अब मान लो रेड लाइट है, कहीं पे आप जाते हो, अब सिर्फ लाइट ही तो है ना, ये तो है नहीं कि जंप करते ही कोई सिग्नल सीधा ही चालान काट देगा, फिर भी रेड लाइट देखते ही क्या है, रुकना ही है। मतलब रेड लाइट के साथ आपका क्या हो चुका है, अब मतलब एक पेड़ लागे, दो पेड़ लागे, या छुट्टी की एक घंटी लागे, घंटी के साथ भी आप अनुकूलित हो, घंटी लागी मतलब बैठना है बस, इस प्रकार से। ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो। तो ये लिख लो। और आज की क्लास में ये सिर्फ ये थ्योरी करेंगे अपन। लिखो, देखा थोड़ी बहुत और चीज बता देता हूँ। रानी लिख लिया? क्या हुआ? विलोपन, श्वेत प्रकटीकरण, सामान्यकरण और विभेदीकरण। नहीं, ये आपको नॉर्मली ये थोड़ा बहुत है ना रफली लिखना है, ये इसके स्टेप हैं, इसके चरण है, इसकी शब्दावली है, बीच बीच में ऐसी चीजें होती है, आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें, सीधा ही लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत एक दो ऐसे
मिलते जुलते कई प्रयोग हैं। अब देखो, इसकी वजह से अपन भाषा का विकास भी कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं, आदतों का निर्माण कर सकते हैं। संकेत अधिगम, संकेत अधिगम, जैसे आप कोई लाइट को देखते ही, लाल बत्ती को देखते ही रुक जाते हो, ये क्या है? संकेत अधिगम है, संकेत मात्र से ही काम हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आगे मोड़ का ऐसे चिन्ह कर रखा है और कुछ नहीं है, समझे? लाल लाल चिन्ह है, लाल क्रॉस है, मतलब खतरा है, ये क्या है? अनुकूलन हो रखा है आप लोगों का, ठीक है ना। और ये अनुकूलन हो गया, सामान्यकरण हो गया। इसी वजह से तो अपन कभी बुक में लिखा हुआ रहता है कि निम्न में से कौन सा सही है या सही नहीं है, तो भी अपन सही है पढ़ लेते हैं, नहीं है को भी, क्योंकि अपना अनुकूलन हो रखा है उस चीज़ के साथ। समझ में आई बात? अब इसके अलावा बच्चे में अपन और भी कई चीज़ें हैं, जैसे भाषा का विकास मैंने बता दिया, आदतों वाला बता दिया, तो ऐसी चीज़ें है उनके साथ अपन क्या कर सकते हैं? बच्चे को अनुकूलित कर सकते हैं। अपन कोई डर लगता है किसी बच्चे को, तो किसी चीज़ को लेकर डर पैदा भी कर सकते हैं, और किसी चीज़ को लेकर यदि कोई डर है तो उसको मिटा भी सकते हैं। यहाँ तो छोटा सा लाइटर कौन करता है? लाइटर कोई पहले थोड़ा सा लगाता, दूर से लगाता, फिर पास से लगाता, फिर पास से लगाता, फिर एक टाइम होता कि कटाकट लगाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? क्या होता? बच्चे डरते हैं उससे, ऐसे करते हैं। तो उससे अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कैसे, मतलब डर को, भय का निवारण किया जा सकता है। किसी को डर नहीं लगता तो डर पैदा किया जा सकता है, और यदि नहीं लगता है तो पैदा कर सकते हैं, और लगता है तो हटा भी सकते हैं। दोनों चीजें। कैसे? एक बार एक जेबी वॉटसन था, जेबी वॉटसन, ये एक कोई मनोवैज्ञानिक था। अब जेबी वॉटसन था और इसकी पत्नी थी, उसका नाम था रेनर, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक बच्चा था, उस पर प्रयोग किया। अब दुजोड़ा पर तो कौन करन दे, ठीक है ना। तो इनका एक खुद का 11 माह का बच्चा था, 11 महीने का बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उस पर प्रयोग किया। कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बच्चे के सामने खरगोश का खिलौना लेके आए, ठीक है ना। खरगोश का ऐसे खिलौना, तो उसको वो खरगोश ही समझता है, उसका मतलब खरगोश। अब जैसे ही खरगोश को उसके सामने लाते रखते, वो खरगोश की तरफ देखता, तब जोर से आवाज करते थे, धम की ऐसे, पास में कोई जैसे चप्पल पटक कर या कुछ भी चीज रखकर आवाज करते थे लाउड से। तो बच्चा क्या कर जाता, डर जाता था। अब वो जितनी बार खरगोश को रखते, उतनी बार जैसे वो खरगोश की तरफ बढ़ता या कुछ करता, तब जोर से आवाज करते। फिर उन्होंने आवाज करनी बंद कर दी, लेकिन फिर भी बच्चा खरगोश से डरने लग गया। फिर उसको खरगोश को लेकर के डर पैदा हुआ। आपको बचपन से ही पढ़ाया गया है, बताया गया है कि मतलब कब्रिस्तान के पास मत जाया करो, तो दोपहर को जाते हो तो भी डर लगता है, कभी भी निकलो तो भी ऐसे डर लगता है। अभी मान लो आपको बचपन से ऐसे पढ़ाया कि कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वज बैठे हैं, वहां पर रोज दीपक जला के आना है, परिक्रमा लगानी है, और वहां पे माथा टेक के कुछ मांगना है, और ये देवता है वो पहले पुराने जमाने के भूत है, तो किसी भी मंदिर के पास से मतलब ना हालत खराब। तो फिर आप किससे डरते? मंदिर से डरते, और कब्रिस्तान अच्छा लगता है। जब भी आपका मूड खराब होता, आप कब्रिस्तान में जाके बैठ जाते और वहां जाकर दुआ सलामती मांगते। लेकिन आपको शुरू से ऐसे ही बताया गया। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनका जनरलाइजेशन हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये इस प्रकार से, और कई चीज़ें हैं जैसे उनको लेकर कईयों में भय पैदा कर दिया। जैसे कई लोगों ने पहले बोल रखा होता है शुरू में कि बचपन में वहाँ नहीं जाना है, मेले में नहीं जाना है, अकेला जाएगा गुम हो जाएगा, तो वो बच्चा बहुत डरेगा। वो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा होगा तब तक ही मतलब डर ही लगेगा कि यार कहीं गुम नहीं हो जाए। तो आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं, कईयों के बच्चे हैं वो पूरे इंडिया में ही घूमते हैं, छोटे रहते हैं तब भी, और कईयों में ऐसा पैदा कर रखा है डर कि वो जाते ही नहीं है बेचारे। पत्नी जाती है तभी जाते हैं उसके साथ ही, ठीक है, इतना डर पैदा कर रखा है। और कई लोग घूमते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बचपन से वैसे ही सिखाया गया, डिजाइन ही वैसे ही किया गया। अब ना यहाँ लड़की मार्केट जाती है तो भी वो डरते डरते जाती है, डरते डरते आती है, क्योंकि कईयों के घर ही ऐसे हैं। समझ में? मतलब घर में ऐसा ही बोला है उसको बचपन से। और कईयों के देखो आप, हम कई बार नाइट में जब ट्रेवल करते हैं, ट्रेन वगैरह में देखते हैं लड़कियाँ अकेली घूमती है ना, तो वो क्या है कि इसी पर, अब ऐसा तो है नहीं कि वो उसको बाहर जाते ही उसको फ्राई करके खा जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये क्या हो चुका है
अनुकूलन हो चुका है। और वो ठीक इसी प्रकार, इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है तब उसको कभी भी ऐसा नहीं बोलने का कि ये तू नहीं कर सकता, ये तेरे से होगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी बोले। समझ में आई बात? और ना ही उसको किसी चीज को लेकर डराने का। अब जैसे बहुत बदमाशी करता है, पहले बोलते हैं कि वो अंधेरा दिखाई दे रहा है, उधर से आओ आएगा और अभी खा जाएगा, सीधी बात है, तो वो चुप हो जाता है ना। फिर धीरे धीरे ना वो वैसे ही हो जाता है, फिर बड़ा होता है तो वो अंधेरे में जाता ही नहीं है। आपको अंधेरे से आज के दिन भी डर लगेगा? लगता है? नहीं लगता। तो आपने अंधेरा देखते ही क्या पास वाले रूम में जाके आ जाते हो क्या मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता? ऐसे तो नहीं कि आपने 5-6 किलोमीटर कहीं अंधेरे में ट्रेवल किया हो ऐसे। समझ में आई बात? तो आप अब ऐसा नहीं है कि ये डर मिट नहीं सकता, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा थोड़ा जाओ, तो धीरे धीरे डर मिट भी सकता। तो ये था भाई जेबी वॉटसन का ये प्रयोग, ये आईपी पावलो वाला, इसका जो काम है वो पीडीएफ जैसी भेज देंगे आपके पास कुछ, और उससे आप सीधा लिख लेना। रोक दो इसको वीडियो, आज का इतना ही है।